24 एक्सप्रेस के 2 साल बेमिसाल। और अब देखिए आपका अपना न्यूज़ 24 एक्सप्रेस नए अंदाज। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24 एक्सप्रेस और मैं हूं नेहा परिहार आपके साथ। आइए रुक करते हैं आज के बुलेटिन की ओर। मुंगेली नाका स्थित HDFC बैंक प्रबंधन खुलेआम नियमों की धज्जियां उड़ा रहा है, पर यातायात विभाग इस ओर पूरी तरह उदासीन नजर आ रहा है। बिलासपुर के स्मार्ट सिटी में शामिल होने के बाद जिले को महानगरों की तर्ज पर डेवलप करने कई योजनाओं पर निगम अमला काम कर रहा है, पर शहर में ऐसी कई निजी संस्थान हैं जहां पार्किंग की पर्याप्त व्यवस्था नहीं है। इसके बावजूद इन्हें खोलने की इजाजत दे दी जाती है, जिससे संस्था के संचालक पार्किंग नहीं होने की वजह से सड़क को कब्जा कर अपनी पार्किंग बना लेते हैं। यही हाल मुंगेली नाका स्थित HDFC बैंक का है, जहां पर्याप्त पार्किंग नहीं होने की वजह से बैंक कर्मी और यहां आने जाने वाले लोग बेतरतीब ढंग से अपनी दुपहिया और चार पहिया वाहन बैंक के आसपास खड़ी कर देते हैं। खबर रायसेन से है, जहां रायसेन जिले की बेगमगंज में ठंड पर आस्था भारी, साइकिल से वैष्णो देवी की यात्रा। वहीं दिसंबर माह की बहुत तेज ठंड जिसमें पारा नियंत्रण नीचे जा रहा है, ऐसे में ठंड पर आस्था भारी पड़ रही है। नगर के एक व्यक्ति दूसरी बार साइकिल से वैष्णो देवी की यात्रा पर निकले हुए हैं। उन्हें बाजे गाजे के साथ नगर से विदा किया गया, जो साइकिल यात्रा करते हुए वैष्णो देवी के दरबार में माथा टेकेंगे। मूल चंद्रपुर नाथूलाल कुशवाहा 45 वर्ष पहले भी एक बार साइकिल से वैष्णो देवी की यात्रा कर चुके हैं। अब फिर सोमवार के दिन से उन्हें नगर से वैष्णो देवी साइकिल यात्रा का श्री गणेश किया। धर्म प्रेमी बंधुओं ने बाजे गाजे के साथ उनका स्वागत करते हुए उन्हें रवाना किया। वैष्णो देवी यात्रा कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? मूलचंद बेगमगंज से माता मंडा टेकड़ी से सुबह यात्रा हो रही है। माँ वैष्णो देवी की मनोकामना में जा रहे हैं। तो आप हर साल जाते हैं क्या? पहली बार हो गई, पहली में 2017 में, मतलब 22 तारीख रवाना भाई थी, और आप या 20 सोमवार को वैष्णो देवी की यात्रा कर रहे हैं दूसरी बार। वहीं भारतीय जनता पार्टी की विजय संकल्प यात्रा सोमवार को ज्वालापुर विधानसभा क्षेत्र पहुंची, जहां उनका भव्य स्वागत भाजपा के विधायक सुरेश राठौर और उनके हजारों समर्थक द्वारा किया गया। इस दौरान समर्थकों में काफी उत्साह भी देखने को मिला। उत्तराखंड में 2014 में भारतीय जनता पार्टी के द्वारा परिवर्तन यात्रा शुरू की गई थी, जिसके परिणाम ये निकला है कि परिवर्तन हुआ और भाजपा सरकार बनाने में कामयाब हुई। अब सभी राजनीतिक पार्टियां अपनी अलग अलग यात्रा निकाल रही हैं और जनसभा यात्राओं को अलग अलग नाम दिया हुआ है। तो उत्तराखंड राज्य में भाजपा सरकार इस बार जीत का संकल्प लेते हुए भारतीय जनता पार्टी ने यात्रा का नाम विजय संकल्प यात्रा दिया है और पूरे उत्तराखंड में भाजपा की तरफ से ये विजय संकल्प यात्रा निकाली जा रही है। विधानसभा में बताएं। अब देख सकते हैं आप कितना उत्साह ज्वालापुर विधानसभा के कार्यकर्ताओं में। आज जो जन सैलाब के रूप में सारे कार्यकर्ता अभिनंदन के लिए आए हैं, ये संकेत है कि पहले से ज्यादा 3 गुना मतों से हम जीतने वाले हैं। ये संकेत इस बात का सूचक है। आज भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में नरेंद्र मोदी जी की योजनाएं, पुष्कर सिंह धामी की योजनाएं, सबका साथ, सबका विकास और सबका सम्मान, आज प्रत्येक गरीब परिवार को फ्री में अनाज बांटना, अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पर आवास उपलब्ध कराना, प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत आवास उपलब्ध कराना और उन लोगों को गैस निःशुल्क बांटना जिन लोगों की आंखों में धुआं लगता था, गरीब थे, दबे कुचले थे। समाज के सभी वर्गों के विकास की दृष्टि से आज जो हमारी डबल इंजन की सरकार चल रही है, दिल्ली की सरकार हो या उत्तराखंड की सरकार हो, पुष्कर सिंह धामी और नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में निरंतर हम आगे बढ़ रहे हैं। आज एक एक कार्यकर्ता के मुंह पर है कि 60 का आंकड़ा हम पार करेंगे और भारतीय जनता पार्टी को बहुमत से अधिक भारी बहुमत के साथ में वो विजयी बनाएंगे। ऐसा संदेश
भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हूँ। संकल्प यात्रा कहाँ से कहाँ तक जाएगी? देखिए हमारी यहाँ जिस स्थान से खड़े हैं हम, हमारी ज्वालापुर विधानसभा पूरनपुर से होते हुए राजपुर, राजपुर से गढ़मीरपुर, गढ़मीरपुर से कुतुबपुर, कुतुबपुर से अपना बहादुराबाद के लिए और बोंगला में जाके इसका समापन होगा। उसके बाद गढ़वाल चली जाएगी, हरिद्वार ग्रामीण क्षेत्र में होते हुए। संकल्प यात्रा में कौन कौन पदाधिकारी? बहुत सारे हैं, बबीता फोकाट जी हैं, स्वामी यतीशानंद जी हैं, और निशंक जी हैं, और रेखा वर्मा जी हैं, और सुबोध उनियाल जी कृषि मंत्री हैं। तो बहुत सारे लोग हमारी इस यात्रा में आ रहे हैं। क्या जानती है, इसलिए इसका नाम विजय संकल्प यात्रा है। जब परिवर्तन करना था तो परिवर्तन यात्रा रखी थी, आज विजय की ओर आगे बढ़ रहे हैं, 60 से ज़्यादा सीट जीत रहे हैं, तो इस बार इससे विजय संकल्प यात्रा है। परिवर्तन यात्रा सफल हुई थी, हाँ, तो इस बार विजय संकल्प यात्रा निश्चित रूप से सफल हो गई। सब जगह संकेत है, आप देखो टीवी में, मीडिया में, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में, प्रिंट मीडिया में, व्हाट्सएप में, फेसबुक में, जिस स्थान पर देखोगे विजय संकल्प यात्रा ने प्रचंड बहुमत का अपना संकेत दे दिया है। आज जबलपुर जन सुनवाई में गोयल फर्नीचर के पास विजयनगर छापर रामपुर में निवास करती आ रही महिला ने आरोप लगाया कि उनका विवाह 2013 में त्रिभुवन कुमार कौशिक के साथ हुआ था। विवाह के बाद से ही वो अपने पति के साथ उसके मकान क्रमांक 1438 छापर रामपुर जौनपुर में रहती है। उनके पति का बड़ा भाई श्रवण कौशिक के द्वारा उसकी सास मुन्नी बाई से अपने खाने खर्चे के लिए उनकी पेंशन लेता रहता है, और साथ ही उसके ससुर जो कि मध्य प्रदेश विद्युत मंडल में सहायक मंत्री के पद पर पदस्थ हैं, जिनके सेवावृत्ति होने से जो राशि मिली उसको इसकी सास को बहला फुसला कर निकाल कर खर्च कर दी। इससे उन्हें किसी प्रकार की कोई शिकायत नहीं है। वर्तमान में उनके जेठ श्रवण कौशिक और उनकी पत्नी प्रतिभा कौशिक जो कि लालची प्रवृत्ति के लोग हैं, उन्होंने उनके सास के पास रखी नगद राशि को खत्म कर दिया और उनके सास के मकान यानी जिस मकान में लोग रह रहे हैं उस पर भी कब्जा करना चाहते हैं और आए दिन प्रताड़ित करते रहते हैं और गंदी गालियां भी देते हैं और घर खाली करने के लिए कहते हैं, जिसकी शिकायत उन्होंने विगत दिवस रामपुर चौकी में की, लेकिन किसी प्रकार की सुनवाई नहीं हुई है। उनके पति दोनों पैरों से विकलांग हैं। सहयोग मदद न्याय की मांग को लेकर जन सुनवाई में एसपी साहब के सामने प्रस्तुत होकर अपनी पीड़ा बताई और आवेदन पत्र दिया। कि पैतृक संपत्ति में जन्म से निवास करता हूँ और मेरी 42 वर्ष की उम्र में विवाह हुआ संध्या सेन सगड़ा जपनी में। तो कुछ समय मेरा अच्छे से परिवार चलता रहा, लेकिन पिछले 1 वर्षों से भाई मेरे को आए दिन परेशान करता है और घर से निकालने की धमकी देता है और माँ की पेंशन और 2 किराया है वो सभी कुछ ले जाता है। वो बोलता है मैं जैसे अपना अलग रहता हूँ ससुराल में वैसे तू है, क्योंकि भाई मेरी तो घर से शादी हुई तो मैं क्यों ससुराल में, उसकी लव मैरिज है और आए दिन विवाद करता और पुलिस थाने में माँ बुजुर्ग 80 वर्षीय उसको ले जा के थाने में झूठी रिपोर्ट बनाता है और माँ को पता नहीं क्या किया, वो उनके फेवर में हो जाती है और बुजुर्ग है उनका दिमाग बच्चों जैसा हो गया और वो भी आए दिन मेरे को बोलने लगती भाई के साथ मिलते कि तू भी अलग रहे, मैं दोनों बहुओं को नहीं चाहती। मगर मेरी शादी सर पूरे घर में हुई है, सब कुछ घर से ही हुई है और उसकी लव मेरी है। अच्छा, तो यहाँ क्या मांग लेके आए हो? सर हमारी सुनवाई की जाए। हमारा भाई तो सारी पेंशन किराया ले लेता है, तो हमारा जो पिता का पैतृक संपत्ति उससे भगाया ना जाए। उसमें मेरी 8 बाई 8 की दुकान है और 20 बाई 30 का एक कमरा दिया है तो 1200 वर्ग फुट में से मेरे को 300 दिया, बाकी सब में वो अपना किराए से दिया है और 2 किराएदार रखा है। 10,000 उसका किराया आता है और माँ की पेंशन है 16,000 वो भी ले लेता है और आए दिन डराता धमकाता है। नाम तू तो विकलांग है, लंगड़ा, क्या कर लेगा। नाम क्या है आपका? मेरा नाम सर त्रिभुवन कुमार कौशिक। इसे रसूख कहें या जुगाड़, हम बात कर रहे हैं बिलासपुर के बिल्डर राजेश सेठ और सेंट बैंक होम फाइनेंस के अधिकारियों की। बिलासपुर जिले में जमीन और कंस्ट्रक्शन के नाम पर अब धोखाधड़ी और ठगी के मामले आम होने लगे हैं। एक तरफ से शातिर माफिया भोले भाले लोगों को प्रॉपर्टी के नाम पर अपना शिकार बना रहे हैं। ऐसा ही एक मामला तारबाहर थाना क्षेत्र से सामने आया, जहां विनोबा नगर निवासी 52 वर्षीय राजनाथ सिंह और उनकी पत्नी प्रियंका सिंह के साथ वालिया बिल्डर्स के संचालक राजेश सेठ, रजनी सेठ और सेंट बैंक होम फाइनेंस लिमिटेड के शशि भूषण कर्णा, अपर्णा विश्वास, नितिन निगम और बैंक कर्मचारियों ने मिलीभगत कर
39 लाख रुपए की धोखाधड़ी को अंजाम दिया है। प्रार्थी ने मामले की शिकायत थाने में दर्ज कराई, जहां उन्होंने बताया कि 29/9/2017 को विनायका हाइट्स में फ्लैट क्रमांक 405 कुल रकबा 1268 वर्ड फुट का सौदा 39 लाख रुपए में तय किया गया था, जिसके एग्रीमेंट हुआ था और 20/11/17 को पंजीयन की प्रक्रिया भी पूरी हो गई थी, जिसके लिए बिल्डर ने ही सेंट बैंक से 30 लाख रुपए फाइनेंस की प्रार्थी के नाम पर करवाया था। वही पंजीयन के दौरान 3 लाख रुपए का चेक और 30 लाख रुपए जो फाइनेंस हुए थे उसे भी चेक के माध्यम से ले लिया गया, लेकिन इसके बाद बीच में भी बिल्डिंग निर्माण का कार्य रोक दिया गया और उसे पूर्ण नहीं किया गया और ना ही कब्जा दिया गया। मामले के बाद में 2 मामले उक्त बिल्डर और जमीन के बारे में प्रार्थी को हुई कि वो जमीन गौठान के सरकारी जमीन पर कब्जा करके बनाई जा रही थी और उक्त जमीन पहले ही बैंक ऑफ बड़ौदा में गिरवी थी। मामले की जानकारी लगते ही प्रार्थी को अपने साथ धोखाधड़ी का एहसास हुआ, जिसे बिल्डर राजेश सेठ, रजनी सेठ और बैंक अधिकारी शशि भूषण करना, अपर्णा विश्वास, नितिन निगम और अन्य ने मिली भगत कर अंजाम दिया था। प्रार्थी ने अब तक बैंक को किस्त के रूप में 6,50,000 रुपए भी अदा कर दिए हैं, जिससे उन्हें आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। फिलहाल मामले में प्रार्थी की शिकायत पर बिल्डर राजेश सेठ, रजनी सेठ और पूर्व ब्रांच मैनेजर शशि भूषण करना, बैंक ऑफिसर अपर्णा विश्वास और बैंक के एजेंसी स्टाफ नितिन निगम और अन्य बैंक अधिकारियों के खिलाफ पुलिस ने 420-34 धारा के तहत आपराधिक मामला दर्ज कर दिया है। ये 420 के मामले में कार्रवाई हुई, क्या था मामला बताइए। ये प्रार्थी रामनाथ सिंह है, जो कि रेलवे कर्मचारी हैं। इनके द्वारा विनायक हाइट्स में एक फ्लैट बुक किया गया था और विनायका हाइट्स के जो संचालक हैं रजनी सेठ और राजेश सेठ, इनके द्वारा उनका एग्रीमेंट और रजिस्ट्री की कार्रवाई की गई थी और सेंट बैंक से इनका लोन पास करवाया गया था और प्रार्थी को विधिवत पैसा देने और रजिस्ट्री होने के बाद भी फ्लैट का कब्जा नहीं मिला। इस संबंध में उनके द्वारा शिकायत की गई थी। शिकायत जांच पर विनायक हाइट्स के संचालक राजेश सेठ, रजनी सेठ और बैंक के अधिकारी कर्मचारियों की मिली भगत के संबंध में प्रार्थी के द्वारा रिपोर्ट किया गया था, जिसके लिखित रिपोर्ट पर अपराध पंजीबद्ध किया गया। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, फिर मुलाकात होगी ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। वहीं कन्नौज सदर कोतवाली क्षेत्र स्थित जुकैया गांव में रहने वाले पूशेलाल और बंसीलाल ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर जिलाधिकारी राकेश कुमार मिश्रा को शिकायती पत्र देते हुए न्याय की गुहार लगाई और बताया कि अराजी गाटा संख्या 1181/045 सेक्टर में स्थित ग्राम कछौह में है। पीड़ित मकान बनवाना चाहता है और निर्माण कार्य के लिए मोरंग, गिट्टी आदि मनवा ली है, लेकिन गांव के ही परशुराम पुत्र छोटेलाल और धीरज दीपू रवि पुत्रगण परशुराम निर्माण नहीं करने दे रहे हैं। दबंगों ने पीड़ित को गाली गलौज कर मारपीट की। पीड़ित ने जिलाधिकारी से न्याय की गुहार लगाई है। वहीं अधिकारी राकेश कुमार ने जांच के आदेश दिए हैं। वहीं हमारे संवाददाता सीबू सैनी ने पीड़ित से बातचीत की। आइए जानते हैं क्या है पूरा मामला। जिसकी जबरन जमीन पर कब्जा कर रहे कुछ दबंग लोग, उनको कहना है हमारी ज़मीन दिलाई जाए, न तो लखनऊ जाकर हम धरना प्रदर्शन करेंगे। कुछ ग्रामीण भी हमारे साथ में मौजूद हैं, उनसे बात करते। कुछ जुखैया गांव का ये मामला सामने आ रहा है। आइए, क्या नाम है आपका?
क्या आप आए हैं, अब क्या समस्या है? समझदार 11 बिघा जमीन घेरे कौन लोग घेरे हैं आप? परसराम बल्दी छोटे लाल। तो इससे पहले आपने कुछ शिकायत की? हाँ, शिकायत सब जगह करी थी, हमने 10 जगह करी शिकायत। तो क्या करे? सब चियाँ यार लेखपाल जाते नहीं वहाँ, लेखपाल लेखपाल को रुपया दे देता जाते नहीं। हमारे साथ में ये अम्मा भी मौजूद, इनसे बात करते हैं, इनकी भी जमीन है। क्या नाम है आपका? हमारा भैया कितना ना हुआ हमारे लड़कन जमीन नहीं देती वो पसरा छोटे लाल बाप बल दिए थे और हम दौते दौते गाय गए पुलिस हम एप्लीकेशन देते हमारी दवाई देता ही नहीं पकड़ा दे घूस है और हम हमारे द्वारे पुलिस जाते हमारे लड़कन दबाव दिए थे बड़े। हम बताओ बुढ़ापा कौन लोग दबंग लोग कब्जा कर रहे हैं? परसराम आपको कौन लगती है? गाँव आते समझो लड़का लगा थो या कुछ लगा थो गाँव आते ये हमारे लड़का है। ये तो आपने कई बार तहरीर दी आपने? हमने 10 बेर लोग दी भैया, तो कोई कार्रवाई नहीं? नहीं कोई कार्रवाई नहीं भैया, ना अब हमारी साहब सुन ले ना हम नहीं परान दे दी हमारी ऊपर लोग नहीं पहुँचे। जैसे ग्रामीण ने बताया है, दबंगों पर काफी दिन से कई बार डीएम साहब के दफ्तर भी आ चुके हैं ये लोग, कई बार तहरीर दे चुके हैं, इनका कोई कार्रवाई नहीं हुई। इनका कहना है अगर नहीं कोई कार्रवाई हुई तो हम जान हत्या करेंगे। इसको लेकर ग्रामीण काफी लोग कन्नौज से सीधू सैनी। वहीं अगली खबर बुलंदशहर से है, जहां बुलंदशहर बसपा के विधानसभा सेक्टर और बूथ कमेटी के सभी पदाधिकारी रालोद में शामिल हुए। बसपा के पूर्व विधायक गजेंद्र चौधरी ने बसपा के 100 से अधिक पदाधिकारियों को ज्वाइन करवाया है रालोद में। हाल ही में बसपा छोड़ रालोद में पूर्व विधायक गजेंद्र चौधरी शामिल हुए थे। पूर्व विधायक गजेंद्र चौधरी ने अनूप शहर विधानसभा क्षेत्र के सभी विधानसभा के सेक्टर और बूथ प्रभारियों को बसपा में शामिल कराया है। पूर्व विधायक गजेंद्र चौधरी ने आज अपने निजी आवास पर बसपा के पदाधिकारियों को रालोद की सदस्यता कराई। मजदूर नौजवान व्यापारी की वो स्टैंड कमजोर हो गया था और मेरे जो एससी समाज के भाई हैं उन लोगों ने कहा कि अब यहाँ लड़ाई नहीं लड़ी जा रही और सर समाज के बातों के बाद हम लोगों ने जहाँ मजबूत लड़ाई आज किसान मजदूर नौजवान व्यापारी की लड़ी जा रही है और वो है जयंत चौधरी अखिलेश जी, उनके नेतृत्व में आज हम सब लोग आज गठबंधन के लिए मजबूत करने का काम कर रहे हैं। विधायक जी, आज कितने लोगों को आरएलडी में शामिल किया जा रहा है, कौन सी पार्टी के लोग? आज बहुजन समाज पार्टी की विधानसभा कमेटी, जिनके हमारे रविंदर भाई विधानसभा क्षेत्र अध्यक्ष हैं, और सेक्टर कमेटी और हमारे यहाँ के सम्मानित जो हमारे एससी प्रधान और अन्य प्रधान हैं, वो आज हमारे सारे बीएसपी छोड़कर राष्ट्रीय लोकदल को ज्वाइन कर रहे हैं। विधानसभा क्षेत्र अनूप शहर। अच्छा, ये कितने लोग हैं और किसके जो है ये कौन कौन से पदाधिकारी लोग हैं? विधानसभा के विधानसभा कमेटी के सदस्य और सेक्टर कमेटी के सदस्य और ग्राम प्रधान। कितने लोग हैं? लगभग है 150 के करीब लोग। और जब आगे विधानसभा चुनाव में आप जाने वाले हैं तो किस तरह की आपकी रणनीति रहेगी और कौन कौन सी सीटें आप लोगों को मिलेगी और राष्ट्रीय लोकदल को आप किस तरह से मजबूत करेंगे? सीटों का ये सारा काम हमारे नेता कह चुके कि पूरे प्रदेश में 403 विधानसभाओं पे गठबंधन लड़ रहा है और हम लोगों का उद्देश्य है कि हम लोग राष्ट्रीय लोकदल और गठबंधन समाजवादी के गठबंधन को हम मजबूत करने का काम करें और जयंत चौधरी अखिलेश जी के हाथ मजबूत करें, जिससे यहाँ से भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ने का काम हो और किसानों की समस्याओं का समाधान हो, नौजवान को रोजगार मिले और जो व्यापारी है उन्हें सुरक्षा मिले और मजदूर को उसका काम मिले। तो सब लोगों को तभी मिल पाएगा वो जब गठबंधन की सरकार बनेगी। गठबंधन की अहम लड़ाई किससे रहेगी? गठबंधन की सीधी लड़ाई जो रहेगी वो भारतीय जनता पार्टी से रहेगी। किस तरह से इतनी मजबूत आपके सामने सत्ताधारी दल है और आप समझ रहे हैं कि आप जो है काफ़ी कमज़ोर हैं उनके सामने, तो वो कैसे उनसे लड़ाई? आप कहाँ हमें कमज़ोर करने की बात कर रहे हैं? 2012 में अनूपसर विधानसभा पे 4 बार के सांसद थे छत्रपाल जी, वहाँ जमानत हम लोगों ने उनकी जब्त कराई थी। तो क्या आगे भी किस तरह से लड़ाएंगे, ये पूरी रणनीति बताएं। आज जनता हमारे साथ है, सब समाज के लोग 36 की 36 बरादरी आज लोकदल के साथ जुड़ी हुई है और गठबंधन में जयंत चौधरी जी में और अखिलेश जी में आज पूरे प्रदेश का किसान मजदूर नौजवान व्यापारी सर्व समाज आज उन पर विश्वास कर रहा है और निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ने का काम करेगा।
वहीं अगली खबर उज्जैन से है, जहां ऑटो चालकों के खिलाफ कार्रवाई में समय सीमा देने और दस्तावेज बनवाने के लिए काउंटर बनवाने की मांग को लेकर महिला कांग्रेस कमेटी की वरिष्ठ प्रदेश उपाध्यक्ष नूरी खान के साथ ऑटो चालकों ने सोमवार को आरटीओ कार्यालय का घेराव किया। क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी के नाम सौंपे ज्ञापन में नूरी खान ने मांग की कि किराया सूची बढ़ाई जाए, आरटीओ में ऑटो चालकों की समस्याओं के निराकरण के लिए काउंटर बनाया जाए, आरटीओ में अवैध वसूली बंद करे जाए और साथ ही शासन द्वारा परमिट की निर्धारित राशि ली जाए। नूरी खान ने कहा कि उच्च न्यायालय के आदेश पर ऑटो चालकों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है, जबकि प्रदेश के परिवहन आयुक्त ने न्यायालय में ऐसी प्रस्तावित कार्रवाई 45 दिन बाद करने का हलफनामा दिया है। ऐसी स्थिति में शहर में ऑटो चालकों को जांच अभियान चलाकर अधूरे दस्तावेज की पूर्ति के लिए ताकिया की जानी चाहिए, न कि हजारों रुपए के चालान बनाकर उनके वाहन जब्त कर न्यायालय में पेश किए जाने चाहिए। हाईकोर्ट के आदेश के बाद उज्जैन आरटीओ द्वारा सख्ती बरती गई, लेकिन गरीब ऑटो चालकों की ये स्थिति नहीं देखी गई कि 2 साल से कोरोना की वजह से वो लोग बेरोजगार बैठे थे। हजारों रुपए फिटनेस के नाम पर, बीमे के नाम पर, परमिट के नाम पर वसूले जा रहे हैं। आज उज्जैन आरटीओ का घेराव कर हमने अपनी मांगे रखी हैं। वैध करने के लिए ऑटो को परमिट दिए जाएं और उसके लिए काउंटर और कैंप की संख्या बढ़ाई जाए। और दूसरी मांग हमारी ये थी कि परमिट और फिटनेस के नाम पर 12,000, 15,000, 18,000 रुपए तक वसूल किए जा रहे हैं, तो ऑनलाइन रसीद काटने के हिसाब से राशि ली जाए, उसमें ज्यादती न की जाए ऑटो चालकों के साथ। साथ ही हमने पेट्रोल, डीजल और महंगाई की वजह से किराया दर जो है ऑटो चालकों को मिलती है, उसमें भी वृद्धि की मांग की है। उज्जैन आरटीओ ने हमारी मांग मानते हुए ये कहा है कि काउंटर की संख्या बढ़ा दी जाएगी और फीस भी जो है वो बाबू के हिसाब से ऑनलाइन जो रसीद दी जाएगी उसके मुताबिक भी ली जाएगी। लेकिन उसके बाद भी मैं उज्जैन आरटीओ को चेतावनी देती हूँ कि तयशुदा बात के हिसाब से अगर कल से ये कार्यवाही जो है वो न रोकी गई और इसी तरीके से ऑटो वालों पर जुल्म किया गया, तो ये लड़ाई और ये आंदोलन हम लड़ते रहेंगे। मामला भिंड शहर के देहात थाना इलाके के मंगतपुरा के पास का है, जहां आरा मशीन संचालक देवेंद्र ओझा और उनके साथियों का वन विभाग की रेंजर सपना बिसारिया के बीच लगभग 1 घंटे तक आरोप प्रत्यारोप लगाने के साथ साथ अभद्र शब्दों का प्रयोग किया गया। देखते देखते वन विभाग की रेंजर के साथ टीम पर भी उन्होंने 500 रुपए प्रति ट्रॉली के रूप में अवैध वसूली के आरोप लगाए। मामला सोमवार की देर रात 8 बजे का है, जहां बबूल की लकड़ी से भरे एक ट्रैक्टर को वन विभाग की टीम ने रोका और कार्रवाई करने के लिए ट्रैक्टर को थाने ले जाने की बात की, तो आरा मशीन संचालक ने वन विभाग की टीम से मैनेज करने के लिए कहा। जब रेंजर ने इस बात को ठुकराया तो उन्होंने हंगामा शुरू कर दिया और उन्होंने खुले शब्दों में आरोप लगाते हुए कहा कि रेंजर मैडम ने हमसे पहले 10,000 रुपये लिए और आज भी उन्होंने 10,000 रुपये की डिमांड की थी, जिसको हम लेकर भी आए थे। उन्होंने नोटों की गड्डी दिखाते हुए कहा कि गड्डी हम मैडम के लिए भी लाए थे। अब वो कार्रवाई की बात करती हैं, एक तरफ तो पैसा लेती हैं और दूसरी तरफ कार्रवाई भी नहीं करती है। जब मामला तूल पकड़ता गया तो स्थानीय लोगों ने इस बात की सूचना पुलिस को दी, जिसके बाद तुरंत देहात थाना प्रभारी रामबाबू यादव मय बल के साथ मौके पर पहुंचे, जिसके बाद उन्होंने लकड़ी से भरे हुए ट्रैक्टर और आरा मशीन संचालक को थाने ले गए। जे रुपये धरे जिनने मंगाए तब हम लेके आए, बैंक से निकाल के रुपये धरे जे जिनने मांगे तब हम लेके आए। जे रुपया पैसा लेते तो रिश्वत मांग रही है, ट्रॉली पकड़ ली हमारी। कौन मांग रहा है रिश्वत? मैडम गाड़ी पकड़ी गई, कोई कागज नहीं है और केस बना रहे हैं हम। तो ये बोल रहे थे पहले कि पैसे ले लो हम गाड़ी छोड़ दो। मैंने कहा नहीं, केस तो बनेगा, इसलिए वो तमाशा कर रहे हैं ताकि इनका केस नहीं बने। अभी आरोप भी लगाए हैं 10,000 रुपए लेने का और 500 रुपए की। अगर देखिए, अगर ये बात सच होती तो मैं केस क्यों बनाती, गाड़ी क्यों रोकती? बिल्कुल ये गाड़ी मैडम आपके साथ अभद्रता भी की मैडम आपके साथ वो अभद्रता कर रहे थे। आप लोगों ने देखी ना किस तरह अभद्रता करें, क्योंकि इनके केस बन रहा है। आपको धमकी भी दे रहे थे, क्या धमकी दे रहे थे? कार्रवाई करवा रही हैं लोगों के खिलाफ? बिल्कुल करूंगी मैं कार्रवाई जी। क्या पद अब रखती हैं? गाड़ी पकड़ी जाती है, केस बनाऊंगी, मैं तो अपनी ड्यूटी कर रही है ना। और ड्यूटी करने वाले को आप इस तरह से धमकाएंगे। वो आरोप लगा रहे हैं कि आपके जो स्टाफ के लोग हैं वो वसूली कर रहे थे। तो आप स्टाफ से पूछिए ना ये सारी चीजें। क्या पद रखती हैं आप? मैं रेंजर हूँ वन विभाग की। जी, शुभ नाम? सपना बिशोरिया। और
आजसू पार्टी के अखिल झारखंड पिछड़ा वर्ग महासभा के बैनर तले सामाजिक न्याय सभा एवं एक दिवसीय उपवास कार्यक्रम जिला अध्यक्ष राजेश महतो के नेतृत्व में जामताड़ा पुराना कोर्ट स्थित सभा स्थल में किया गया। कार्यक्रम में आजसू नेता तरुण गुप्ता और दर्जनों कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। आजसू पार्टी ने 5 सूत्री मांगों को लेकर एक ज्ञापन राज्यपाल के नाम भेजा है। मौके पर आजसू पार्टी के नेता तरुण गुप्ता ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर निशाना साधते हुए कहा कि हेमंत सोरेन सरकार बनाने से पहले बड़े बड़े वादे किए थे, जिसमें उन्होंने कहा था कि पिछड़ों 27% आरक्षण देकर सम्मान दूंगा, लेकिन अभी तक इन वादों को पूरा नहीं किया गया। देखिए, ये आज पूरे प्रदेश स्तरीय जिला मुख्यालयों में विभिन्न मांगों को लेकर के आजसू पार्टी का एक दिवसीय उपवास सा धरना कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। और हेमंत सरकार जो वादे कर करके आज सरकार पे आई है, इस प्रदेश में जो शासन करने का संकल्प लिया है, उन सारे विषयों पर आज झूठा साबित हो रहा है। चारों तरफ भ्रष्टाचार व्याप्त है। जो पिछड़ों को 27% आरक्षण देने के लिए जो वादा किया था हेमंत सरकार ने, उस वादे को पूरी तरह से झुठला दिया है और जिस तरह पिछड़ों का सम्मान को ठेस पहुंचाने का काम किया है। और जब तक 27% आरक्षण पिछड़ों को नहीं मिलता है, इन सारे विषयों को लेकर के आज उपवास सा धरना का कार्यक्रम चल रहा है। आज मनरेगा में भी जो भुगतान हो रहा है, वो भी जातिवादी पूछ करके दिया जा रहा है। आज किसी भी योजना पे चले जाइए, पशु शेड हो चाहे डोबा हो, हर समय खुलेआम रूप से पैसा मांगा जा रहा है। जिस तरह ब्लॉक स्तर पर, जिला स्तर पर भ्रष्टाचार बढ़ा है, इससे निश्चित तौर पे इन सरकार पर निरकुश लगाना जरूरी हो गया है। और इन सारे विषयों को लेकर के आज एक दिवसीय उपवास और धरना का कार्यक्रम यहाँ आयोजन किया गया। बताइए क्या धरना दिए हैं? आज झारखंड के सभी 24 जिलों में आजसू पार्टी द्वारा झारखंड के सभी जिला मुख्यालयों में सामाजिक न्याय सभा उपवास कार्यक्रम रखा गया है, जिसमें हमारी मुख्य मांगें हैं कि जातीय जनगणना जो है उसको किया जाए, साथ ही पिछड़ों को 27% आरक्षण दिया जाए। और जिस प्रकार से केंद्र सरकार सरकारी कंपनियों को बेच रही है, तो उससे कहीं ना कहीं पिछड़ों को आरक्षण के साथ साथ प्राइवेट कंपनी में भी उन्हें आरक्षण की आवश्यकता है। तो ये निश्चित हो, ये हमारी मुख्य मांगे हैं। साथ ही जिस प्रकार से जो आदिवासियों का जो जाति प्रमाण पत्र बनता है, उसी प्रकार से आदिवासी के साथ साथ पिछड़ों का भी जाति प्रमाण पत्र बने जो पूर्णकालिक मान्यता प्राप्त रहे। इन्हीं सब मांगों को लेकर के हम लोग आज सामाजिक न्याय सभा से उपवास कार्यक्रम में बैठे हैं। आज के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 24 एक्सप्रेस के साथ। नमस्कार। एक्सप्रेस के 2 साल बेमिसाल। और अब देखिए आपका अपना न्यूज़ 24 एक्सप्रेस नए अंदाज।